तो बच्चों आपका फिर से स्वागत है कक्षा 8वीं के चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो बाय BWP बेसिक वाली पढ़ाई। और आज आपके टीचर है पिछली बार की तरह सेम अभिनव शर्मा मास्टर टीचर। हाँ, तो जैसा आगे अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हल्का सा मिट गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, छोटे छोटे जीव। छोटे छोटे जीव अपन ने पढ़े बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगस और एक वायरस। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक सवाल के साथ छोड़ा था कि इंडिया का नेशनल बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है, क्यों काम करता है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा तो अब आप कक्षा 8वीं में आ गए, उसके बाद 9, 10, 11, 12 कॉलेज। आपको एक बहुत ज्ञान की बात बताता हूँ। लोग दो प्रकार के होते हैं, पहले जो आपका फायदा कर रहा है, दूसरे जो आपका नुकसान कर रहा है। दो ही टाइप के लोग होते हैं, पहले वाले बढ़िया होते हैं, दूसरे वाले खराब होते हैं। सेम गोज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दो टाइप के, जो आपका फायदा कर रहे हैं, जो आपका नुकसान कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस आपके काम के होते हैं, आपको बेनिफिट देते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। कुछ आपके लिए हार्मफुल होते हैं, आपको उनसे दूर रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास वो मंडरा ना पाए। ठीक है, समझे? तो सबसे पहले हम बेनिफिशियल वालों की बात करेंगे। बेनिफिशियल तो लैक्टोबैसिलस अपने लिए बेनिफिशियल है, तभी तो इंडिया का नेशनल बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। ये क्या काम करता है? ये दही जमाने के काम आता है। मजाक नहीं कर रहा, सही में दही जमाने के काम आता है। ये होता क्या है, आप इसे कहीं बाहर छोड़ोगे, ये रिप्रोड्यूस करेगा धीरे 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 करेगा। आप इसे दूध में छोड़ोगे, एक साथ बहुत सारा अपना रिप्रोडक्शन ये मल्टीप्लाई कर देगा, और जब अपना रिप्रोडक्शन मल्टीप्लाई करेगा दूध का दही हो जाएगा। दिमाग का दही होता है, लेकिन यहाँ पे दूध का दही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध का दही, क्योंकि ये अपनी रिप्रोडक्शन दूध के अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव तरीके से बढ़ा लेगा, तो दूध का दही बन जाएगा। और फिर वो दही क्या काम आएगा? दही आएगा खाने के काम। ठीक है, खाने पीने के काम आता है, तभी उसे अपन ने उसे बना दिया नेशनल बैक्टीरिया ऑफ इंडिया। लैक्टोबैसिलस अपन ने देखा कि दही वगैरह में ग्रो कर जाते हैं। अब अपन उसी दही को अपन डालेंगे डो में। डो मतलब वो आटे का अपन लगाते हैं ना, आटे का अपन लगाते हैं, उसमें अपन डालेंगे। उससे होगा क्या? वो आटे का डो मान लीजिए ऐसा होगा ना, तो अपन दही डालने पे बैक्टीरिया ग्रोथ हुई हुई है दही में, तो फूल जाएगा और उसमें एयर के बबल्स कॉम्पैक्टली आ जाएंगे, यानी डो में एयर बबल्स बन जाएंगे, जिससे उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी और वो फ्लफी फ्लफी बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? गद्देदार और फ्लफी फ्लफी। तभी तो आप देखिए ब्रेड कैसी फ्लफी फ्लफी होती है, उसे दबा के देखिए, उसमें पोर्स दिखेंगे आपको। आप कुलचे देखिए, कुलचे छोले में कुलचे होते हैं ना, वो कुलचे। आप भटूरे देखिए, मैदा देखिए, वो फूल जाता है। नॉर्मल आटे से वो फूला हुआ होता है, वो ज्यादा फ्लफी होता है खाने में। ऐसा तभी तो सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम फ्लफी फ्लफी खाने में आपको लगता है। तो ये एक है, फूड इंडस्ट्री में लैक्टोबैसिलस एक नाम के बैक्टीरिया का अपन यूज करते हैं, तो ये अपने लिए बेनिफिशियल चीज है। लेकिन ज्यादा भी छोले भटूरे नहीं खाने चाहिए, आपकी हेल्थ को खराब करते हैं। कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें ऑयल्स यूज होते हैं जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वो चलो बाद में बात करेंगे। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ईस्ट होता क्या है? अपन जब कमर्शियली ब्रेड को प्रोड्यूस करते हैं, तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड्स में जितनी भी टाइप की ब्रेड्स होती हैं, उनके कमर्शियल प्रोडक्शन में अपन ईस्ट यूज करते हैं। ईस्ट EAST वाला ईस्ट नहीं होता।
ईस्ट डायरेक्शन होती है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। YEAST प्रोडक्शन, ब्रेड भी तो फूड ही है ना, इसके बारे में अपन को नहीं पढ़ना, इसके बारे में अपन को जानना है, ये फूड प्रोडक्शन में काम आता है। YEAST ईस्ट, आप बोलेंगे वाई साइलेंट क्यों है, वो आप अपने इंग्लिश वाले टीचर से पूछिएगा, मुझे नहीं पता है वाई साइलेंट क्यों है। तो एक कमर्शियल पर्पस तो ये हो गया बैक्टीरियाज का। और आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, फर्मेंटेशन। ईस्ट का अपन यूज फर्मेंटेशन में भी करते हैं। फर्मेंटेशन आपने सुना होगा, आपने बहुत पुराना डायलॉग सुना होगा कि बदला और शराब जितनी पुरानी हो उतनी असरदार होती है। ये क्यों बोला जाता है? बदले का तो पता नहीं। एल्कोहल, एल्कोहल में होती है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होती है ईस्ट की वजह से। अब फर्मेंटेशन होती क्या है, हाँ आपको बता दें, हाँ हम आपको बता रहे थे फर्मेंटेशन होती क्या है। फर्मेंटेशन होती है अपनी कन्वर्जन ऑफ शुगर। आप शुगर बहुत टाइप की होती है, आपको पढ़ाएंगे आगे जाके, शुगर भी बहुत टाइप की होती है। कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू alcohol is for ये याद रखना, एक दो नंबर में पूछा जा सकता है। कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था अपने लुइस पास्चर अंकल ने। लुइस पास्चर, ये वही लुइस पास्चर अंकल है जिसने पास्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने पास्चराइजेशन भी दिया था, इन्होंने फर्मेंटेशन भी दिया था। पास्चराइजेशन चलो आपको बता ही देता हूँ। फर्मेंटेशन अपन ने समझ लिया, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब आपको बता दे रहा हूँ पास्चराइजेशन, आपके इस चैप्टर में नहीं, लेकिन चलो मैं बता दे रहा हूँ पास्चराइजेशन। अब जब कभी भी दूध की थैली खरीदते हैं उस पर लिखा आता है पास्चराइज्ड मिल्क, यानी दूध को गर्म करके उन दूध के बैक्टीरिया वगैरह को किल करना, उनकी ग्रोथ स्टॉप करना, उन्हें खत्म कर देना, दूध को एकदम पीने लायक बनाना, इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। वो भी लुइस पास्चर अंकल ने दी थी, और फर्मेंटेशन भी लुइस पास्चर अंकल ने ही दी है। कब दिए काम नहीं आएगा कौन से साल में दिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ 1857 में। 1857 में और क्या हुआ था, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये आपके निखिल सर पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री में, वो तो मेरे को खाली याद था इसलिए मैंने बता दिया। 1857 में फर्मेंटेशन भी दी गई लुइस पास्चर के द्वारा, और रिवोल्ट ऑफ 1857 में हुआ। मंगल पांडे सबने देखी होगी, देखिए ना, चलो कोई ना, नहीं देखी तो कोई नहीं, देख लेना, मूवी अच्छी है। अपनी स्वतंत्रता के बारे में जानो तो सही कि कैसा मिली है। ये हो गया। अब अपन ने देख लिया फर्मेंटेशन में काम क्या रहा है, क्या काम है, प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है, लैक्टोबैसिलस क्यों क्या काम करता है, कैसे काम करता है। अपन ने वो ग्रोथ बढ़ जाती है ना उसकी दूध में, इसलिए वो दही बन जाता है। अपन ये भी देख लिया। हाँ, अब अपन को देखना है मेडिकल यूज। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था अच्छाई और बुराई। कई माइक्रोऑर्गेनिज्म अच्छे होते हैं, कई खराब होते हैं। जो खराब होते हैं उनकी वजह से अपन बीमार होते हैं, जो अच्छे होते हैं वो उनकी वजह से अपन बीमारी से बाहर निकल के अपन ठीक होते हैं। अच्छे बुरे, अच्छे वाले अपन को ठीक करते, बुरे वाले अपन को बीमार करते। बीमार, बहुत ही ज्यादा बीमार कर सकते हैं, और अपन को ठीक कौन करेगा, अच्छे वाले से। अच्छाई जीतती है, इसलिए अच्छे वाले बैक्टीरियाज की मदद से अपन ठीक होते हैं। अब आपको याद होगा एक बहुत ही जरूरी आविष्कार हुआ था पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन का जो आविष्कार हुआ वो क्यों संभव हो पाया,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये एक अलग ही कहानी है। पेनिसिलिन जो दुनिया के बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट आविष्कारों में से आते हैं, उसका इन्वेंशन भी गलती से ही हुआ था। कैसे वो बहुत अलग कहानी है, वो अपन कोई बात नहीं सुनेंगे, अभी अपन चैप्टर पे आते हैं। तो पेनिसिलिन और भी जितनी भी एंटीबायोटिक्स है, वो करती क्या है, अपने शरीर में अपन उसे लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, गोली के थ्रू, सिरप के थ्रू, इंजेक्शन, गोली, सिरप, जैसे भी। तो अपने शरीर में जाके बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो खत्म कर देती है, रोक देती है, स्लो कर देती है। ये सब काम है एंटीबायोटिक्स का। वैसे तो अपना शरीर भी एंटीबायोटिक्स बना लेता है, लेकिन कई बार आपको लेनी भी पड़ती है एंटीबायोटिक्स। मतलब कोई बीमारी आती है तो अपने शरीर के अंदर भी डब्ल्यूबीसीज होती है ना, वो अपन बाद में पढ़ेंगे कैसे। लेकिन डब्ल्यूबीसीज होती है जो अपने शरीर को डिफेंड करने का काम करती है बाहर के क्या बोलते हैं, इन्वेडर्स के थ्रू। अपने शरीर में भी इन्वेडर्स घुस जाते हैं ना, वैसे अपने शरीर में इन्वेडर घुस जाते हैं, तो अपने पास भी एक सेना है डब्ल्यूबीसीज की, वो अपने शरीर को बचाती है। अब अगला टॉपिक अपनी मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, बुक में जो टॉपिक है मैं वैसे ही चल रहा हूँ। अब आपकी बुक का अगला टॉपिक है वैक्सीन। अरे अभी आपको वैक्सीन शब्द सुना सुना लग रहा होगा। क्यों सुना सुना लग रहा होगा? क्योंकि 2019 के एंड से 2023 की शुरुआत तक अपन ने वैक्सीन 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 ही सुना है कि कोरोना की वैक्सीन नहीं बन रही, वैक्सीन नहीं बन रही, वैक्सीन नहीं बन। और उसके बाद बन गई तो लोगों को लगाने की चिंता, क्योंकि वो इतने सारे लोग हैं, कैसे लगाए। वैक्सीन बनाने में टाइम लगता है। वैक्सीन शुरू में तो थी ही नहीं, नई नई बीमारी आती है, उनकी वैक्सीन अपने पास नहीं होती, उनकी वैक्सीन बनाने में टाइम लगता है। और बच्चों को वैक्सीनेट भी करना पड़ता है, बच्चे, बूढ़े, और तो मर्दों, सबको अपन को वैक्सीनेट करना पड़ता है इंजेक्शन के थ्रू। आपको याद होगा, आप बचपन में ऐड देखते थे, आपके तो बचपन में क्या ही ऐड होगा। हम जब छोटे थे तो हमने वो ऐड देखे हैं, 2 बूंद जिंदगी के। तो उस टाइम होता क्या था, अब तो आजकल जहाँ तक लगाने भी बनता है, उस टाइम पोलियो बहुत प्रेवलेंट था, पोलियो के केसेस बहुत ज्यादा थे। अब तो इंडिया में वैक्सीनेशन की कृपा से, भगवान की कृपा से और सरकार की मदद से, सरकार के अवेयरनेस प्रोग्राम से हमने इस देश में से पोलियो को एकदम इरेडिकेट कर दिया, खत्म कर दिया। तो अमिताभ बच्चन की जी के आवाज में वो आती थी ऐड, 2 बूंद जिंदगी की। वो 2 बूंद आपको तो क्या ही याद हो, ऐसे स्कूलों में जाते थे, 2 कड़वी कड़वी बूंदें आपके ऐसे मुंह में डालते थे ड्रॉपर की मदद से, तो वो पोलियो की वैक्सीन होती थी, वो आपके शरीर में डालते थे ताकि आपको पोलियो की कभी ना हो। और भी जब आजकल भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका, जब से वो पैदा होते हैं तब से लेके कुछ महीनों तक उनका वैक्सीनेशन का वो ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन का प्रोसेस चलता है। उसमें उन्हें अलग अलग बीमारियों के से बचने के लिए वैक्सीनेट किया जाता है। आप देखते होंगे आपके बचपन में शरीर में यहाँ पे कहीं निशान होगा कोई, वो हो सकता है वैक्सीनेशन का निशान हो, वो रह जाता है कभी कभार इंजेक्शन के थ्रू, वो रह जाता है, तो वो आपको बचपन में वैक्सीनेट किया जाता है। सारे बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाता है ताकि उन्हें आगे जाके कोई बीमारियां ना हो, वो बीमार ना पड़े और एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो उसे ही वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीन बनती कैसे, वैक्सीन बनती कैसे, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन आप इतना मान सकते हैं वैक्सीन के डेवलपमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही प्रेवलेंट रोल है, कि बहुत ही जरूरी रोल है, बहुत ही वाइटल रोल है। तो अगर आपको बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछे तो आप बोल देना फूड प्रोडक्शन में काम आता है, ब्रेड बनाने में काम आता है, फर्मेंटेशन में काम आता है, मेडिकल पर्पसेस में काम आता है, वैक्सीन बनाने में काम आता है। अब अगला हम पढ़ेंगे इसका बेनिफिट। अगला बेनिफिट है इसका सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना। आपने एक नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान। जो किसान लोग होते हैं वो जब खेती करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती रहती है। उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। वो करते क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते क्या है कि नाइट्रोजन एक मिट्टी में
नाइट्रोजन लेवल होता है, नाइट्रोजन लेवल होता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। और कम होती है ज्यादा होती है, तो हम नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज लेते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। अब किसके थ्रू? कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो अपन मिट्टी में डालते हैं, उससे नाइट्रोजन फिक्स होती है, उससे सॉइल एनरिच होती है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ के उससे क्रॉप की क्वालिटी और क्रॉप की प्रोडक्शन में इंक्रीज आता है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आपका चैप्टर 1 है, इसके बाद अपन वो पढ़ेंगे। ये मैंने इसलिए चालू करवाया क्योंकि इस चैप्टर का जो सबसे जरूरी हिस्सा जो मेरे को लगता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, वो सबसे लास्ट में है। उसके बाद मैं चाह रहा था कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चालू हो, तो इस चैप्टर के जैसे ही खत्म होगा वो वाला का चैप्टर चालू हो जाएगा। हाँ, तो अपन वापस इसी पे आते हैं। अपन ने क्या पढ़ा कि सॉइल एनरिचमेंट के लिए, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए अपन कुछ बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गे यूज करते हैं, वो मिट्टी में डाल जाते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, सॉइल को एनरिच करते हैं, सॉइल को ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं, और उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, क्रॉप की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। समझे? अब एनवायरनमेंट को साफ करना, आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा दो टर्म्स, पहली बायोडिग्रेडेबल, दूसरी नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होती है जो समय के साथ, चलो बायो और डिग्रेडेबल दो शब्द है, बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल मतलब जो समय के साथ टूट जाए, छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाए, खराब हो जाए। ये खराब नहीं होती, अच्छा होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बायो वो यानी नेचुरल तरीकों से कुछ चीज टूट जाए अपने आप, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट हो जाए। जैसे अगर आप अपनी बुक के एक्टिविटी 2.5 में देखेंगे तो एक एक्टिविटी दी होगी कि एक पॉट लो, पॉट ए, एक पॉट लो, पॉट बी, पॉट ए और पॉट बी। इस पॉट ए में आप डालो बची कुची चाय पत्ती, पेड़ पौधे की बची लीव्स, खाने के छिलके, सब्जी के छिलके, फ्रूट्स के छिलके सब डाल दो। पॉट बी में अपन डालेंगे प्लास्टिक बॉटल, पॉलीथीन, टॉफी के रैपर, चिप्स के रैपर और बहुत सारे रैपर, जितने भी प्लास्टिक वाला सामान। अब आप इसे मिट्टी में गाड़ दो, इसे भी मिट्टी में गाड़ दो, मतलब इसमें मिट्टी डाल दो, इसमें भी मिट्टी डाल दो और इसे ऐसे नीचे गाड़ दो। अब होगा क्या, थोड़े टाइम बाद देखेंगे, 1-2 महीने बाद ये टूटना चालू हो जाएगा, इसमें से गंदी स्मेल आने लगेगी, ये एकदम टूट के मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैन्योर मतलब नेचुरल खाद, खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम टूट जाएगा। ये ज्यों का त्यों एज इट इज टस से मस नहीं होगा, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल चीज बैक्टीरिया की मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से टूट जाती है, कन्वर्ट हो जाती है छोटे छोटे हिस्सों में। प्लास्टिक और ये प्लास्टिक, ये जितने भी प्लास्टिक हो गए, रैपर हो गए, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये समय के साथ हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक डिकम्पोज नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। इसलिए तो बोलते हैं बैन प्लास्टिक, यूज मिनिमम प्लास्टिक। पॉलीथीन सरकार ने इसलिए तो बैन की है क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, एनवायरनमेंट में छूट जाती हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। उन्हें सड़क पे फेंको, गाय खा लेती है, गाय के पेट में फंस जाती है, जानवर खा लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स उनकी वजह से परेशान होते हैं, क्योंकि अपन तो
सारा कचरा पानी में ओशियंस में डंप कर रहे थे। और इतना कचरा जब ओशियंस में होगा और डिग्रेड भी नहीं होगा, कोई काम नहीं आएगा, तो पड़ा रहेगा, उसकी वजह से सारे एक्वेटिक एनिमल्स को, सारे धरती में रह रहे एनिमल्स को, अपन भी एनिमल है, अपन को भी उससे तकलीफ होगी, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। समय के साथ वो डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। वही बायोडिग्रेडेबल जो है समय के साथ डिकम्पोज हो जाता है। अब आप केले का छिलका फेंको मिट्टी में, महीने भर बाद देखोगे केले का छिलका गायब। वही आप चिप्स का रैपर फेंको, 1 महीने बाद वो जो त्यों रहेगा, वो गायब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसलिए बोलते हैं कचरा मत करो। मोदी जी चलाते हैं स्वच्छ भारत अभियान, सरकार ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छता मेंटेन रखो, क्योंकि हमने बायो पढ़ी है, तो पता है कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अब क्या आप सफाई मेंटेन करेंगे? बोलो हाँ। बोलिए, वेल डन। मैं भी मेंटेन करता हूँ, कचरा नहीं करना तो सड़क पे कचरा प्रॉपर डस्टबिन में ही डालना है, क्योंकि अगर अपन डस्टबिन में डालते हैं तो प्रॉपर उसे डिकम्पोज कर दिया जाता है, प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। और सड़क पे कचरा नहीं होता तो हमारी प्यारी गौ माता है, प्यारे जितने भी पशु पक्षी हैं, उन्हें उनकी वजह से तकलीफ नहीं होती। समझे? तो चलो, आपने एक्टिविटी 2.5 करके कभी बुक के समय मिले तो करके देखना। और इसी के साथ आज हम आपका लेक्चर यहीं रैप अप करते हैं। लेकिन अगले लेक्चर का मैं आपको बता के चले जाता हूँ, अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे। सबसे जरूरी अगले वैसे तो बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और हो सके तो अगले लेक्चर में हल्का सा पढ़ के आना। नहीं पढ़ के आओगे तो क्या नंबर कम आएंगे, लेकिन फिर भी मैं ही पढ़ा दूंगा, फिर तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। समझे? नाइट्रोजन साइकिल ऐसे डिब्बे डिब्बे बना के आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाऊंगा मैं। तो आज की क्लास अपन रैप अप करते हैं। बाय बाय।